हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी लेक्चर 67 जो मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। और ये क्वेश्चंस काफ़ी यूज़फुल रहने वाले हैं यूजीसी नेट कॉमर्स एज वेल एज पीजीटी कॉमर्स के लिए। ओके, और हर एक क्वेश्चन को मैं डिटेल से डिस्कस कर रही हूँ ताकि आप लोगों के इन क्वेश्चंस के थ्रू जो कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स हैं अच्छे से क्लियर हो जाए। लेक्चर 66 तक की जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, तो आप लोगों को वो वीडियोस भी ज़रूर देखनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा, बिकॉज प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 67 को। और अगर आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ का टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर पाएँ। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है ALM is concerned with strategic balance sheet management involving all market risk। M क्या है यहाँ पर? देखिए यहाँ पर आपको फुल फॉर्म पूछा है ALM का। ALM क्या होता है? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ मैनेजमेंट। ओके, एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, जो कि जैसे यूज़ किया जाता है किस लिए? जो आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं अगर वो मिसमैच हो रहा है तो उससे जो रिस्क अराइज होगा उनको ओवरकम करने के लिए, उनका प्रॉपर मैच करने के लिए, तभी तो इसका नेम है एसेट्स लाइबिलिटीज़ मैनेजमेंट। ओके, तो एम का मतलब यहाँ पे हमारा क्या है? एम का मतलब है मैनेजमेंट। हमसे यही पूछा गया था और आप लोगों को साथ के साथ जो भी नया लगे आपने साथ के साथ ज़रूर नोट्स बनाने हैं ताकि आपको एग्जाम टाइम प्रॉपर रिवाइज कर पाए इन चीज़ों को। ओके, नेक्स्ट है नो आइडियाज़ आर एवर क्रिटिसाइज्ड एंड द मोर रेडिकल द आइडियाज़ आर द बेटर आर द रूल्स ऑफ विच डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। देखिए जो प्लानिंग है हमारा फंक्शन मैनेजमेंट का, उसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है। तो ये वाली जो चीज़ है किससे रिलेटेड है कि जो आइडियाज़ हैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता और जितने ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे उतना ही बेटर है। तो ये हमारा होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। देखो इसका क्या मीनिंग है? ब्रेन स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, यानी कि बहुत सारे आइडियाज़। इसका कीवर्ड है ब्रेन स्टॉर्मिंग का कि बहुत सारे आइडियाज़ आना। ठीक है, और देखो जब बोला जाता है ना पार्टिसिपेंट्स को आइडियाज़ जनरेशन के लिए, तो उस टाइम कभी भी उनको क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता। ठीक है, मतलब जितने ज़्यादा आइडियाज़ आते जाएंगे उतना ही बेटर ये माना जाता है, ये इसका मीनिंग है। ओके, और ये हमसे यही पूछा है कि इसका क्या होगा, तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग। इसके अलावा आपको प्रोग्राम्ड डिसीजन मेकिंग एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन मेकिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ प्रोग्राम्ड डिसीजन मेकिंग की, प्रोग्राम्ड डिसीजन मेकिंग का मीनिंग क्या होता है? वो वाले डिसीजंस जो कि रेकरिंग नेचर के होते हैं। ठीक है, रूटीन यानी कि जो होते रहते हैं बार बार उन प्रॉब्लम्स के लिए, और नॉन प्रोग्राम न्यू डिसीजंस के लिए, ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, तो ये इनके बारे में मैं आपको डिटेल में ज़रूर करवाऊंगी, लेकिन अभी आपको हर एक ऑप्शन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल इन द बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी ड्यू टू विच कॉन्सेप्ट। देखिए जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पे मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप लोगों को देखना चाहिए। तो कैपिटल इन द बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी, ये कौन से कॉन्सेप्ट के कारण होता है? ये होता है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, या फिर हम इसको सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, जिसमें जो ऑनर है एंड जो बिजनेस है उनको अलग अलग माना जाता है, और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन किया जाता है। तो ओनर ने जो पैसा लगाया बिजनेस में वो क्या है? बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। ऑनर ने कैपिटल लगाया बिजनेस के लिए, वो लाइबिलिटी है। तो ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से। बाकी आपको पता होना चाहिए ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, यही कि डेबिट और क्रेडिट एंट्री जो है, मतलब जो ट्रांजैक्शन है हमारी, वो टू एस्पेक्ट्स को इफेक्ट करती है, डेबिट एंड क्रेडिट। और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में हम ये मानते हैं कि हमारा बिजनेस जो है लॉन्ग टाइम के लिए चलने वाला है। ओके, गोइंग कंसर्न। और उसके बाद एक्रूअल कॉन्सेप्ट, यानी कि मान लो एक्रूअल में क्या होता है कि जैसे अब आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ना, वो एक्रू तो हो चुके हैं चाहे आपने पे किए हैं या नहीं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग हो गए, प्रीपेड हो गए, इस टाइप से। ओके, नेक्स्ट है आपका स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन।
आपको बताना है विच अमंग द फॉलोइंग इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, एक डिस्क्रीट होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। डिस्क्रीट में जो हैं हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, डिस्क्रीट में हमारे आते हैं बाइनोमियल एंड पॉइजन। डिस्क्रीट में क्या आ जाता है हमारा, बाइनोमियल एंड पॉइजन, ओके। और अगर मैं बात करूँ कॉन्टिन्यूअस की, कॉन्टिन्यूअस में हमारा आ जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको बताना है कौन सा डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट में हमारा बाइनोमियल एंड पॉइजन, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा बोथ 1 और 2 ये वाला आंसर आएगा, क्योंकि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आपको बोला है कि मीन हमें दिया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का 20, स्टैंडर्ड डेविएशन है 4। आपको एन, पी एंड क्यू फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जो पैरामीटर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। सो देखिए यहाँ पर मीन, अब जो हम बात करते हैं मीन की बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, वो किसके इक्वल होता है, एन पी, ठीक है। मीन आपको 20 दिया हुआ है। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला साथ के साथ अलग से ज़रूर नोट्स बनाइए। एन पी क्यू उसका अंडर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट। तो ये 4 हो गया। अब हमने क्या करना है, इनमें वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे हम, मान ये वाला जो चीज़ है हमने स्क्वायरिंग किया तो ये क्या बन गया, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, एन पी क्यू इज इक्वल टू 16। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाली इक्वेशन को हमने 1 इससे डिवाइड किया तो एन पी से एन पी कट गया, ठीक है। तो क्यू हमारा 4/5 आ गया। अब आपका जो क्यू है वो कितना आ गया है हमारे पास, 4/5। यहाँ पर ना 20/16 नहीं है, 16/20 है, ओके। 16/20, नॉट 20/16। 16/20 किया तो ये कितना आ गया हमारे पास, 4/5। अब देखिए क्यू कैसे, क्यू हमारे पास आ गया, पी कैसे निकलता होता है, 1 माइनस क्यू करके। तो ये आपके पास कितना आएगा, 1 माइनस 4/5 इज इक्वल टू 1/5। अब एन पी आप लोगों के पास 20 यहाँ दिया हुआ था, तो अब पी की जगह पुटअप कर दीजिए, एन 100 आ गया। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है मीन कैसे निकालते हैं, एन पी होता है, ठीक है। और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, एन पी क्यू का स्क्वायर रूट, ओके। फिर आपने जो है इसको सॉल्व करना है सिंप्लीफाई करके। तो एन की वैल्यू आप लोगों के पास 100 आ गई, पी की वैल्यू 1/5 आ गई, और क्यू की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आ गई है, 4/5 आ गई है, ओके। तो हमने यही निकालना था। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस वन रिस्पेक्टिवली है ना। एन हमारा 100 है, पी हमारा 1/5 है, एंड क्यू हमारा 4/5 है। तो आपको ये हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट है आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। देखिए फर्स्ट है, अ पॉलिसी इज़ अ जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग। जो पॉलिसी होती है वो एक जनरल गाइडलाइंस है डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल ऐसा होता है। पॉलिसी हमें क्या बताती है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है जनरल, जो कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। और एक होता है प्रोसीजर। देखिए प्रोसीजर प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर परफॉर्मिंग अ टास्क। जो प्रोसीजर है हमें बिल्कुल यही बताता है कि किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है उसका प्रॉपर, ठीक है। किसी भी चीज़ को करने का प्रोसीजर, उसमें टास्क कैसे कैसे करने हैं वो चीज़। उसके बाद है थर्ड, देखिए पॉलिसीज आर स्पेसिफिक वाइल प्रोसीजर्स आर जनरल इन नेचर। आप ये चीज़ ध्यान रखना, जो पॉलिसीज़ होती हैं वो हमारी जनरल होती हैं, ठीक है, जनरल होती हैं। जबकि जो प्रोसीजर है, किसी भी चीज़ को करने का प्रोसीजर तो स्पेसिफिक ही होगा ना। पॉलिसीज जनरल होती है, प्रोसीजर स्पेसिफिक। यहाँ उल्टा लिखा है, तो आप लोगों ने हर स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। थर्ड वाली गलत होगी। हमसे पूछा है कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं ट्रू हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो हैं ये हमारी ट्रू हैं, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डिसीजन इन विच देयर इज नो कट एंड ड्राई मेथड फॉर हैंडलिंग अ प्रॉब्लम इज अ प्रोग्राम्ड डिसीजन, ठीक है। एंड फिर सेकंड है, कन्फॉर्मिटी टू पीयर प्रेशर एंड नेग्लेक्ट ऑफ बेटर सॉल्यूशंस आर द सिम्टम्स ऑफ ग्रुप थिंक। सबसे पहले हम देखो, मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में जो है प्रोग्राम डिसीजन बताया था। प्रोग्राम डिसीजन वो होते हैं जिनके जो रेकरिंग नेचर के होते हैं, यानी कि हमारे पास उनके लिए, उनको डील करने के लिए जो है ऑलरेडी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो ऐसा डिसीजन जहाँ पर कोई भी हमारे पास नो कट एंड ड्राई मेथड, जहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल मेथड नहीं है, तो वो प्रोग्राम्ड नहीं, वो नॉन प्रोग्राम होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। उसके बाद देखिए ग्रुप थिंक में जैसे मान लो आप एक ग्रुप बना हुआ है आप लोगों का, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जो आप, जैसे आपको लग रहा है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन फिर भी आप ग्रुप के प्रेशराइज में आकर, यानी कि जो आपके पीयर्स कह रहे हैं आप वही सोचते हैं, ठीक है। यानी कि आपको लग रहा है ये चीज़ सही नहीं है, फिर भी क्या होता
है लॉजिकली सोचने की बजाय जो ग्रुप पूरा सोच रहा है वही चीज़ सोची जाती है। तो एक तो कन्फर्मिटी टू पीयर प्रेशर और नेग्लेक्ट ऑफ बेटर सॉल्यूशन। क्या पता आपके पास अच्छा सॉल्यूशन हो फिर भी वो नेग्लेक्ट हो जाता है क्योंकि ग्रुप के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता है। बिल्कुल ये ग्रुप थिंक के सिम्टम्स हैं। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट वाला गलत है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दिस वन, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। नेक्स्ट है कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन डू नॉट इंक्लूड। कंटेंट देखो, आपकी जो थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं आपकी। एक तो कंटेंट थ्योरीज हैं कंटेंट बेस्ड, एक आपकी प्रोसेस बेस्ड। ठीक है, कंटेंट में हम ये देखते हैं कि व्हाट मोटिवेट्स एन इंडिविजुअल और प्रोसेस में हाउ। तो कंटेंट वाली आपको बतानी है क्या इंक्लूड नहीं करते। देखो, फर्स्ट है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, सेकंड है हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी, थर्ड है मैक्लेलैंड थ्योरी ऑफ नीड्स, फोर्थ है एडम इक्विटी थ्योरी। ये आपको मैं डिटेल में ज़रूर करवाऊंगी, लेकिन इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, डू नॉट इंक्लूड। ओके, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।